नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी जीएस पेपर 4 इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस सब्जेक्ट में सब्जेक्टिविटी जो काफी हाई रहती है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, देन एप्टीट्यूड, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो एक सिविल सर्वेंट को कैसे चीजें हैंडल करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखना है, इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। बट एक चीज हमेशा देखी गई है कि स्टूडेंट ये कंसेप्ट कोर में जाके अंडरस्टैंड करने के अलावा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर ही वो स्टडी कर देते हैं और फिर वो मगिंग करने लगते हैं वो कंसेप्ट। और काफी किसी किसी को तो काफी बोर भी लगता है सब्जेक्ट, या किसी किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ये जो आज मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, मैं समझता हूँ ये आपका एटीट्यूड का कंसेप्ट, इंटीग्रिटी का कंसेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, ये जो अलग अलग चैप्टर्स है, ये जो अलग अलग टॉपिक्स है, इसका एक लिंक जनरेट करने में हेल्प करेगा। ये डॉट कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। चीजें अगर हो रही है तो किस हिसाब से हो रही है और कहाँ से हो रही है आपको पता चलेगा। नॉट जस्ट दैट, आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा, थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही बेसिक के ऊपर जाके वहां से कैसे आपका एटीट्यूड जनरेट होता है, कैसे चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले में रोल प्ले करता है, ये सब देखेंगे। और एक लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, केस स्टडीज सॉल्व करने में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। इंटरव्यू प्रिपरेशंस में भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या चीजें देखता होगा, हमारे रिस्पॉन्स कैसे जज करता होगा, ये भी आज हम स्टडी के साथ ही वो मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखेंगे। ज्यादातर वीडियोस में ये चीजें बताई नहीं जाती है ताकि स्टूडेंट अनअवेयर है, उनको खुद के बारे में ही रियलाइजेशन नहीं है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो केस स्टडीज और इसमें बेटर परफॉर्म कर सके। तो इसलिए मैं थोड़ा बैक एंड गया और थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करके आपको लेके गया आपके जन्म जन्म पे। तो जन्म आपका जब से हुआ है तब से कैसे कंडीशनिंग हुई है, क्या चीजें आपके ब्रेन में चल रही है, हम धीरे धीरे एक एक चीज देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप डेवलप होते गए, कैसे आपका एटीट्यूड डेवलप होते गया, क्यों ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है और कौन कौन सी चीजें यूपीएससी को एक्सपेक्ट है आपके आपसे। लेट्स स्टार्ट इट। तो एक पर्सन है, उसका बर्थ हुआ यहाँ पे। अब ये बर्थ होते समय एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ उसके बॉडी का है ब्रेन, जो कि प्राइमरी फंक्शन वो ब्रेन का है बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। अब वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है हम देखेंगे। तो दो हिस्से में डिवाइड होता है ये वर्क, एक है अनकॉन्शियस और एक कॉन्शियस पार्ट। अब अनकॉन्शियस पार्ट मतलब इंटरनल जो भी हमारी ब्रीदिंग चल रही है, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ बोल रहा हूँ तो ये ब्रीदिंग साथ में हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ग्रोथ, सेल डिवीजन, ये प्रोसेस चालू है बॉडी में, ये अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर हो रही है। तो ये यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रेन ये फंक्शंस जो पार्ट है वो कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट ब्रेन में ये फंक्शन कॉन्शियस पार्ट को क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी जीव है, तो उसको सरवाइव करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ाव होना जरूरी है, उसका कॉग्निशन होना जरूरी है, और वो अलग अलग
जगह पे रहता है। कोई नॉर्थ पोल में रहता होगा, कोई इंडिया में रहता होगा, कोई यूएसए में। तो कॉन्शियस पार्ट जो है वो सराउंडिंग को और मेरे सेंसेस से लिंक करता है, और मैं बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लेता हूं। तो वो प्रिजर्वेशन का ही काम है, लेकिन वो हर जगह पे अलग अलग होता है। तो वो पार्ट है कॉग्निटिव फंक्शन। मेरा ब्रेन इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, किस से, कहां से? एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से, इन्वायरमेंट से। यहां से मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहा हूं। मेरे सेंसेस यहाँ पे काफी रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे सेंसेस जो है, 5 सेंसेस, वहां से मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो ये इंफॉर्मेशन भी कॉन्शियसली जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन मैं लूंगा वो है सर्वाइवल, मेरे को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बॉडी तो प्रोटेक्ट करनी है ना भाई। तो ये नॉलेज होना जरूरी है, किस चीज से मुझे धोखा है, किस चीज से मुझे धोखा नहीं है। प्रायोरिटी 1 पे वही टास्क रहता है। ब्रेन हमेशा उस चीज को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता है। और दूसरी चीज है, ये होने के बाद, प्रोटेक्शन होने के बाद, एक सेटिस्फैक्शन, बॉडी का सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ नीड है, कुछ नीड है, हम बोलते हैं सेटिस्फैक्टरी नीड्स। उसमें कोई फिजियोलॉजिकल नीड हो गई है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ हो गए, सेफ्टी वाली नीड हो गई है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए तब मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। लव एंड बिलोंगिंग्स, लव, जो हम लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं, सेफ्टी नीड के लिए भी वो रहता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं, ताकि मेरे जैसे ही कई और प्रोक्रिएशन में मेरा वंश आगे बढ़ सके। इस हिसाब से चलते रहता है। वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हर चीज के लिए वो नीड है। वो कब है? जब मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, उसके बाद वाली नीड। तो ये बेसिक सी कई सारी नीड है। तो ब्रेन क्या करता है, मेरा ब्रेन कैटेगराइज करने लगता है इस चीज को। मेरा ब्रेन कैटेगराइज करता है कि कौन सी चीजें मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद कुछ बेसिक नीड्स है जो फुलफिल करनी है, अलग अलग नीड। अब मैं प्रायोरिटी के हिसाब से वो सब इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मैंने गेन किया है, वो मेरे ब्रेन में मैं स्टोर करते रहूंगा। मेरे ब्रेन में वो स्टोर करते रहूंगा, और उसमें कैटेगरीज रहेगी कि अगर मेरे को सेल्फ प्रोटेक्शन करना है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि थ्रेट जो है वो एकदम से मेरे सामने आए, और फिर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला ब्रेन का जो पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल ब्रेन है, वहां पे तो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है। तो मेरे सामने अगर एक आध बार सांप आ गया, एक आध बार कोई और चीज आ गई है, तो मैं एकदम से रिएक्ट करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना उस टाइम पे जरूरी है। ना कि मैं रैशनली उस पे थिंक करूं और बाद में एक्शन लूं। तब तक तो वो सांप या जो भी थ्रेट है मेरे बॉडी के लिए, वो मेरे को खा लेगा। बेसिकली वो फियर, फियर में हमेशा होता है। फियर में जब आदमी को ऐसे लगता है, या ब्रेन में ऐसे सिग्नल जाते हैं कि तुम्हारे बॉडी को फियर है, तो उस टाइम पे ये रैशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन को, जो जिसका यूज ना करते हुए डायरेक्टली हमारा जो अमिगडाला वाला पोर्शन है, वो पोर्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो पोर्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डायरेक्टली रिएक्ट करता है। डायरेक्टली यही के यही रिएक्ट करता है। ये चीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये चीज, जो इसे प्रोटेक्शन वाला नॉलेज हो गया, सेटिस्फैक्टरी नीड वाला नॉलेज हो गया, ये चीजें हमारे एटीट्यूड जनरेशन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। अब हमने देखा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, प्रोटेक्शन वाली, नीड वाली, ये सब हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा यूज में आएगा हमें प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जो चीजें इंस्टेंटली नीड बेसिस पे होनी चाहिए और इंस्टेंटली हमें एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे कि थ्रेट हो गया, फियर हो गया, वो इमोशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन में, जैसे कि हिपोकैम्पस में, अमिगडेला का रिएक्शन वाला जो एरिया है, वहां पे स्टोर रहता है। अमिगडेला क्या करता है? सडन रिएक्शन देता है। आपको सडन रिएक्ट करना है, भाई भागना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो अमिगडेला का पोर्शन सडन रिएक्शन देते ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो और जो बॉडी को फ्लाइट मोड के लिए
प्रिपेयर करता है फ्लाइट और फाइट मोड के लिए। तो फिर ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है, सर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, ग्रोथ, ये सब चीजें होती है। आप सोचोगे कि यार ये चीजें अभी क्यों बता रहे हो, तो जरूरी है आप देखिए। जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट हम डील करते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट जब इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, तो हमारा इमोशनल पार्ट का वर्क फंक्शनिंग, वो सडन केस स्टडीज, वो सडन ऐसे टॉपिक, यूपीएससी में भी मेंस में सडन ऐसे क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है उस पे वो चेक करने के लिए, अमिगडेला आपका कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चे हमेशा पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, भाई पता ही नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होता है और क्या रोल प्ले करता है। अब हम बताएंगे। रैशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन वो जो है वो प्रोसेस करके, सब थिंकिंग प्रोसेस अच्छे से करके, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ अच्छे से प्रोसेसिंग करके डिसीजन लेता है, ओपिनियन बनाता है, जजमेंट क्रिएट करता है, और वो रैशनल थिंकिंग रहती है जिसके हिसाब से हम डिसीजन ले पाते हैं। ये कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है एटीट्यूड वाला, वो यहाँ पे लिंक होता है। हमने कोई डिसीजन रैशनल माइंड से लिया, हम कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से हमने डिसीजन लेना, ऐसे कहते हैं। अब ये तो पहला पार्ट हो गया। अब कोई इमोशनल, भाई हड़बड़ी में मत डिसीजन ले, भाई थोड़ी सांस तो ले ले और बाद में डिसीजन लेना। क्योंकि फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपका सांस फूल जाती है, जो है ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि अमिगडाला ट्रिगर होता है, जो अमिगडाला हाईजैक कर लेता है पूरा सिस्टम, और यहां से यहां ही रिस्पॉन्स, रैशनल पार्ट को सिग्नल ही नहीं जा पाता। तो एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि आपने खूब स्टडी तो कर ली है, फिर बाद में वो एग्जाम में बैठने के बाद आपको सडनली क्वेश्चन देखते हो और टेंशन आ जाता है, यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, टेंशन, फियर। फियर यानी पूरा ट्रिगर हो गया मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट, फिर अमिगडाला हाईजैक कर लिया, अमिगडाला ने हाईजैक कर लिया, तो मेरा रैशनल पार्ट जहां पे मेरा ब्रेन का प्रॉपर यूज करके जो ओपिनियंस, जो मैंने पढ़ाई की है, वो सब वहां पे स्टोर है, सब ब्लैंक हो गया। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते समय आपका रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क करना जरूरी है। तो ये वर्क होने के लिए, क्योंकि रैशनल डिसीजन तो तभी ले पाएंगे जिस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, उसका यूज करके हम डिसीजन तभी ले पाएंगे। तो जितना कम आपका इमोशनल सडन रिएक्शन रहेगा और जितना रैशनल डिसीजन मेकिंग रहेगी, उतना अच्छा आपका डिसीजन हो पाएगा, उतना अमिगडाला हाईजैक करके इंस्टेंट रिएक्शन आप नहीं देंगे। तो ये चीज इसलिए जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज हमेशा ही जरूरी रहती है कि आप इमोशनली बैलेंस रहे। इसीलिए ये पोर्शन हमने देखा है इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोल्डमैन कुछ कंपोनेंट्स बताते हैं, जिसमें के 5 कंपोनेंट है, उसमें के 2 कंपोनेंट बेसिकली रिगार्डिंग अ सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन पे रहते हैं। अब सेल्फ जो है वो जनरेट होने में ये रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन और इमोशनल पार्ट, यहां में जो इंफॉर्मेशन है, इस पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है, हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम हमारे नीड कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, स्टीम्स, ये सब चीजों से ही हमारा सेल्फ जनरेट हो रहा है। देखिए, ये सभी चीजों से ही मेरा सेल्फ जनरेट हो रहा है। अब ये सेल्फ जनरेट होते हुए अगर इमोशनल इंटेलिजेंस मुझ में कम है, तो मैं सेल्फ अवेयर नहीं रह पाऊंगा, मेरे इमोशंस के लिए मैं अवेयर नहीं हूं, इमोशंस आ रहे हैं उसके रेगुलेशन भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। कोई सडन मूवमेंट, अगर किसी के स्टडी जो हम स्टडीज करते हैं, या फिर कोई सडन मूवमेंट कहीं पे हो गई है और इंस्टेंट डिसीजन लेना है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया है, ओ भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सडन डिसीजन लेना है जो कि फियर से या इम्पार्शियल हो, कोई
जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट कम इन्वॉल्व हो। ऐसी चीजें कब होगी? जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होगा। आप प्राइमरीली सेल्फ रेगुलेशन कर पाओगे और सेल्फ अवेयर रह पाओगे। सेल्फ के बारे में अवेयर रहना, ये चीज यहाँ पे हमें देखे जाते हैं। हम सेल्फ के बारे में अवेयर कब रह पाएंगे? जब हमें ये चीजों के बारे में पता होगा। हमें सेल्फ के बारे में पता ही नहीं, हमें बस बताया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस में ये पार्ट है। अरे भाई, ब्रेन में इमोशंस को हैंडल करने के लिए जो अमिगडाला का पोर्शन है, तो ये जानने के बाद क्या होगा? आप उस पर वर्क करना चालू कर दोगे। अमिगडाला यहाँ पे है। इमोशनल कंट्रोल अगर आप सीख गए, इमोशनल अवेयरनेस और रेगुलेशन सीख गए, तो क्या होगा? आप डिसीजन इमोशन से नहीं लोगे। आप फ्लाइट रिस्पॉन्स में नहीं चले जाओगे। आपका स्वेटिंग नहीं होगा, आपका ब्रीदिंग फास्ट नहीं होगा डिसीजन लेते समय। आप डिसीजन लेते समय ये बाईपास नहीं करोगे। जो सिग्नल है वो आने के बाद आप रैशनली डिसीजन लोगे। रैशनली डिसीजन लेने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएंगे, वहां से आप डिसीजन ले पाएंगे। यह कब पॉसिबल है? जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो पा रहा है। और कब पॉसिबल है? जब आप रैशनल ब्रेन का यूज कर पा रहे हो। आप अवेयर हो पा रहे हो कि फियर मुझ में है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे में फियर आ गया। ये किसी ने मेरे को कोई चीज पूछ ली, मेरे में ये आ गया। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस है, उसके बारे में अवेयर होना और रेगुलेट होना, ये चीज है। यहाँ तक इंटरनल मैकेनिज्म हमारा कैसे है, और यहां से इमोशनल इंटेलिजेंस हम कैसे लिंक कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका सेल्फ जनरेट हो गया है। चलो, अब यहाँ पे आप जन्म हुआ था, उसके बाद हमने ब्रेन का फंक्शन देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन देख लिया। अब मेरा सेल्फ यहाँ पे जनरेट हो गया है, जहाँ पे मेरी मेमोरीज में मैंने सॉर्ट किया है कुछ जो नीड की चीजें और प्रोटेक्शन की चीजें, जो भी मेरा नॉलेज है रैशनल पार्ट में मैंने रखा है। कौन सी चीजें मैं इमोशनली हैंडल कर रहा हूँ, कौन सी चीजें मैं रैशनली थिंक करके हैंडल कर रहा हूँ, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। वो फियर फ्लाइट और फाइट मोड में नहीं चले जा रहे हैं छोटे छोटे चीजों को लेकर। तो ये मेरा सेल्फ जनरेट हो गया। अब मेरा सेल्फ जनरेट होने के बाद क्या होता है? मेरे थॉट प्रोसेस जनरेट होने चालू होते हैं, अलग अलग थॉट्स मेरे में आने चालू होते हैं, उस हिसाब से थॉट्स आने लगते हैं। अब ये जो थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट के बारे में मैं कॉन्शियस हूँ। वो अलग अलग थॉट्स को मैं, मेरे पास जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने कनेक्ट किया, वो डॉट्स को कनेक्ट किया। वो डॉट्स को कनेक्ट करके मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, कुछ इमेजिनेशन हुआ, और ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिले। तो उसके बारे में मैं कॉन्शियस हुआ, तो मेरी आइडियाज जनरेट होने चालू हुई। हर थॉट प्रोसेस ही आइडिया है ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके बारे में हम कॉन्शियस है, हम डॉट को कनेक्ट करके कुछ एक पर्टिकुलर थिंग निर्माण कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, तो वो आइडियाज है, दिमाग में आने वाली आइडिया। अब ये जो आइडिया आई है, वहां पे दो कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हमारा इथिक्स के स्टडी में रोल प्ले करता है। हम वैल्यू सिस्टम, जो हमेशा कहते हैं कि वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, ये वैल्यू सिस्टम वहां का पार्ट है। वैल्यूज मतलब क्या है? मैं रैंक कर रहा हूं, चीजों को रैंक कर रहा हूं। वैल्यूज मीन्स मैंने एक चीज को ज्यादा वैल्यू दी दूसरे चीज से। सिंपल लैंग्वेज में यही समझिए कि मैं वैल्यू करता हूं ये चीज ज्यादा दूसरे चीज से ज्यादा। तो मैंने जो मेरे दिमाग में आइडियाज है उसको वैल्यू किया, कि ये आइडिया फर्स्ट प्रेफरेंस, ये आइडिया सेकंड प्रेफरेंस, और वो इंटीग्रेट किया आइडियाज के साथ। मतलब मैंने मेरी वैल्यूज है वो आइडियाज से लिंक करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंटीग्रेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। तो वैल्यूज, मैं कहता हूं कि मेरी वैल्यूज मुझे ये करने नहीं देती है। ये आइडियाज और वैल्यूज का रिलेशन और इसके बीच में जो इंटीग्रेशन है, उसके वजह से ही हम
आगे आप देखेंगे कि बिलीफ सिस्टम इमर्ज कर पाते हैं। अब बिलीफ सिस्टम मतलब क्या है? तो बिलीफ सिस्टम आपका है, हम कई चीजों को वो ट्रू है ऐसा कंसीडर करते हैं। कोई भी बात हो सकती है, वो रैशनल है, इर्रेशनल है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम वो सही है बस इतना सोचते हैं कि कोई जो चीज है वो सही है। मायने में मायने नहीं देखते, ना प्रूफ देखते, कुछ भी इरेशनल हो तो भी चलेगी लेकिन ट्रू है। ये बिलीफ सिस्टम में हम हमारे बिठा देते हैं। बिलीफ सिस्टम ऐसे ही डेवलप होता है। हमारे आइडियाज है, हमने वो आइडियाज वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट किया, रैंक किया, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू। आइडियाज को वैल्यूज, वैल्यू मतलब रैंकिंग समझो। मैंने ये पहले वैल्यू पे रखा, ये इसको ज्यादा वैल्यू, ये आइडिया को, दूसरी आइडिया को कम वैल्यू, तीसरी आइडिया को। तो इस हिसाब से मेरे बिलीफ्स में दो पार्ट जनरेट हुए, एक है कोर बिलीफ, एक है पेरिफेरल बिलीफ। कोर बिलीफ, पेरिफेरल। कोर बिलीफ और पेरिफेरल, तो जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज पे बेस होता है वो है मेरा कोर बिलीफ। जैसे कि किसी भगवान को मैं मानता हूं और मेरी जान भी चली जाए तो चलेगा, लेकिन मैं उस भगवान को मानूंगा, ये मेरा कोर बिलीफ है। वो कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरी जो वैल्यूज अटैच है उस आइडिया के साथ वो काफी स्ट्रांग है। और कई बार सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज होते रहते हैं। कई बार कुछ बिलीफ हमारे है, लेकिन वो बिलीफ जिस कई बार एक आदमी है जो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद एक किसी चीज को या किसी विधि को मान रहा है, इसके बिलीफ सिस्टम में है, लेकिन वो पढ़ने के बाद उस, उसका जो स्ट्रॉन्ग आइडिया है, इंटीग्रेशन है आइडियाज के साथ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब है वो कुछ चीजें पढ़ने के बाद, रैशनली थिंक करने के बाद, वो बिलीफ सिस्टम उसका चेंज हो रहा है। ऐसे हर बार होता है। हम भी इथिक्स और इंटीग्रिटी ये सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हम सेल्फ सेंट्रिक थे। अब मेरा मैं वैल्यू किस चीज को देता था, किस आइडिया को देता था कि मेरा खुद का भला कैसा हो ये देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे में एक नए वैल्यूज इंट्रोड्यूस किया है, यूनिवर्सलिस्टिक्स वैल्यूज बोलते हैं हम इसको। इम्पैथी जनरेट होना, दूसरों के बारे में थिंक करना, ये जो वैल्यूज है वो हमेशा जनरेट किए गए हैं इस सिलेबस से, इस सब्जेक्ट से। अब ये वैल्यूज हमारे थॉट प्रोसेस में डेवलप होने के बाद ये जो नए आइडियाज इमर्ज हुए हैं, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो गया है। जो आइडियाज थे उसमें अब चेंजेस आने लगे हैं। अब हम कोर बिलीफ जो है हमारे, वो वो भी धीरे धीरे जो है, जो पेरिफेरल बिलीफ है, कोर बिलीफ से जैसे ही हमने जाना कि कुछ अच्छा इससे भी है, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो रहा है। जैसे ही सिचुएशन चेंज हो रही है, इसके हिसाब से मैंने खुद को, मेरे बिलीफ्स को, मेरे आइडियाज को चेंज कर दिया। अब ये होने ये होते ही क्या हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव जनरेशन हो रहा है। जो मेरा कोर बिलीफ है और पेरिफेरल बिलीफ है, इससे मेरा पर्सपेक्टिव जनरेट हो गया है। आप देख पा रहे हो पर्सपेक्टिव मतलब क्या है? तो किसी चीज के तरफ देखने का नजरिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूं जो सेल्फ सेंट्रिक थॉट रखता हूं। मैंने इथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ा, मैंने लोगों के बारे में पढ़ा, मैंने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा। मुझे लगा कि यार मैं खुद के बारे में काफी सोच रहा था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि मेरे को ऐसे नए आइडियाज से इंट्रोड्यूस किया है, वो आइडियाज को वैल्यूज देने का काम ऐसे सिलेबस किया, इस सिलेबस ने किया है। तो मैंने प्रायोरिटीज चेंज कर दी। अब मैंने लोगों को पर्सपेक्टिव से एक जो वैल्यूज रहती है, ट्रुथफुलनेस, एम्पैथी, कंपैशन अबाउट पीपल, ऐसे आइडियाज मेरे में जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे में कंप्लीटली चेंज आ गया है। अब मेरे में चेंज आने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, मेरा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब ये पर्सपेक्टिव जनरेशन एक लेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, एक चश्मा प्रोवाइड करती है। ये चश्मा क्या करता है आपको? दुनिया एक अलग नजरिए से देखने का एक पावर देती है आपको, एक पर्सपेक्टिव।
और जनरली जो केस स्टडीज करती है, तो केस स्टडीज भी यही आपका चेक करते हैं कि आप कौन से आइडियाज को ज्यादा वैल्यू देते हो, आप कौन से बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हो। आपको हमेशा ग्रे एरिया वाले सिचुएशंस दिए जाते हैं। तो और कहीं ऐसी डिलीमाज जैसी कंडीशंस भी प्रोवाइड की जाती है। वो डिलीमा में आप डिसीजन किस हिसाब से लोगे, आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो चीज देखने में। आप आंसर लिखते हो मेंस में, तो वहां पे भी काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो इसलिए नहीं, आप में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो चाहिए है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है सोचने का, आपकी लेंस क्या है, किस लेंस से आप वो देख पा रहे हो, वो जानने के लिए वैसे क्वेश्चन फ्रेम करे। वही इंटरव्यू में भी करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव। क्योंकि अल्टीमेटली आपका पर्सपेक्टिव जो है, वो पर्सपेक्टिव ही आपका एटीट्यूड फॉर्म करता है। अगर किसी ने कहा या कोई भी चीज कहता है कि मेरे दोस्त का एटीट्यूड उस चीज को देखने के लिए ठीक नहीं है, वो पॉवर्टी को अलग एटीट्यूड से देखता है, हम कहते हैं, यानी उसका पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक नहीं है। किसी ने मुझे एकदम सडन से क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने सडन से रिएक्शन दे दिया। सडन से रिएक्शन देना मतलब क्या है, वो मेरे आइडियाज, मेरे वैल्यूज के बारे में जजमेंटल निकाल रहा है। कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ, या फिर कोई मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जो आंसर लिखते हो वो आपका पर्सपेक्टिव जनरेशन, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपके वैल्यूज क्या क्या कहते हैं, आपके कोर बिलीव्स क्या है, आपके पेरिफेरल बिलीव्स क्या है, आप किस चीज को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं, ये चीज हमेशा यहाँ पे देखी जाती है। अब आपका एटीट्यूड फॉर्म हो गया। एटीट्यूड फॉर्मेशन होने के बाद आप, एटीट्यूड क्या है ये चीज हम पहले देख लेते हैं कि आप उसका यूज क्या है। एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड है आपकी एक टेंडेंसी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है आपकी। एक्शन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, ये अंदर ही है, एटीट्यूड अंदर ही है। एटीट्यूड, हाँ कितना एटीट्यूड में रहता है हम कहते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है और प्री डिस्पोजिशन है, अंदर अंदर वाली क्वालिटी है टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर थिंग पॉजिटिवली और निगेटिवली। किसी चीज को किस एंगल से, किस व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये है हमारा एटीट्यूड। ये साइकी है, हमारा साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, हमारा प्री डिस्पोजिशन है। अभी एक्शन हमने ली नहीं है, जानिए दोस्तों, हमने एक्शन अभी ली नहीं है। तो अब ये एटीट्यूड हमें मोटिवेट करता है टू टेक एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमारा एटीट्यूड अब जनरेट हो गया है, हमारा एटीट्यूड डेवलप हो गया है एक पर्टिकुलर वे में डिसीजन लेने के लिए, एक पर्टिकुलर वे में एक्शन लेने के लिए। अब यही एक्शन किसी बारे में हो सकता है। और देखिए, मैंने इथिक्स इंटीग्रिटी की स्टडी कर ली, मैंने एम्पैथी कंपैशन जैसे वैल्यूज मैंने इसके साथ इंटीग्रेट होने का कोशिश किया। मेरा बिलीफ सिस्टम इसके वजह से चेंज हुआ, मेरा पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड भी चेंज हुआ। देखो ये इसलिए आपको राइट एटीट्यूड में लोगों को सर्व करना है, डिसीजन लेना है, इसीलिए एटीट्यूड की स्टडी इमोशन यहाँ पे इथिक्स के ये पेपर में डाली गई है। अब ये मैंने एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया उस एटीट्यूड से। मैंने गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक नया पर्सपेक्टिव जनरेट किया और एक एक्शन उस हिसाब से ही मैं लूंगा, अब ये पता चल गया, क्योंकि मेरा एटीट्यूड वैसे जनरेट हो गया। अब मैं ये एक्शन जो ले रहा हूं, अगर मैं ये एक्शन रिपीटेटिवली, क्योंकि मेरा एटीट्यूड जनरेट हो गया है, अब मैं रिपीटेटिवली वो एक्शंस लूंगा, मोटिवेटेड रहूंगा उस हिसाब से मैं एक्शन लेने के लिए। देखिए डैनियल गोल्डमैन का थर्ड वाला पोर्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, और थर्ड है मोटिवेशन, मोटिवेटेड टुवर्ड अदर। मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं, अब मैं एक्शंस लूंगा, ना जस्ट मैं मोटिवेटेड टुवर्ड अदर्स हूं, मैं, मेरा एटीट्यूड है मैं खुद की तरफ भी मोटिवेशन से देख रहा हूं, मैं खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख रहा हूं, क्योंकि मेरे में अब सेल्फ रेगुलेशन वाली बात आ गई है, मेरे में अब सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आ गई है। मुझे पता चल रहा है कि मेरे पार्ट, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इमोशनल डिसीजन ले रहा है, मुझे वो कहाँ पे रैशनली थिंक करना है, कहाँ पे मुझे मेरे इमोशंस को रेगुलेट करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्शन जो है उसकी डायरेक्शन प्रॉपर रख पा रहा हूं।
अब अगर मैंने ये एक्शंस की डायरेक्शन को प्रॉपर वे में रखा तो यही मेरा बिहेवियर फॉर्म होता है, जो कि एटीट्यूड में थर्ड कंपोनेंट है। एटीट्यूड में तीन कंपोनेंट, जो हर क्लास में तीन कंपोनेंट ऊपर ऊपर से ही बताए जाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट बताए जाते हैं। ए बी सी, ए बी सी। ए अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव वाला कंपोनेंट, एक है बिहेवियरल वाला कंपोनेंट, और एक कॉग्निटिव वाला कंपोनेंट। पर ये कहाँ से इमर्ज होते हैं, कहाँ से आए हैं? आपके बॉडी में ही ये सब कुछ चीजें हो रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपके ब्रेन में ये प्रोसेसिंग हो रही है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इस पे डिपेंड है। आप पेपर पूरा का पूरा इस चीज पे लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो अब आपको पता चला कि आपका बिहेवियर शेप कैसे हो रहा है। अब बिहेवियर शेप तो हो गया है, बिहेवियर शेप हो गया है मतलब आप रिपीटेटिवली वही एक्शंस लेंगे, आपका एटीट्यूड उसी डायरेक्शन में जाएगा। आप, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव की एक अलग से लेंस मिली है। अब मैंने अगर कोई वैल्यूज इंट्रोड्यूस किया और उस को मैं मैं ऊपर लेके गया, और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल एक्सपीरियंस इस जगह पे लेके गया, तो मैं जान पा रहा हूं कि ये जो आइडिया नीचे आ रही है, जो लेंस मुझे मिला है, पर्सपेक्टिव जो मुझे मिला है समाज को देखने के लिए, जो वैल्यूज में इंटीग्रेट कर पा रहा हूं आइडियाज के साथ, जो वैल्यू सिस्टम मैंने जनरेट किया है, इसके वजह से जो मेरा पर्सपेक्टिव उभर के आ रहा है, वही पर्सपेक्टिव मैं एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जनरेट करने के लिए यूज करता रहूंगा। और वही कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन अगेन मुझे फीडअप रहेगी मेरे सेंसेस से। फिर मेरा हर चीज को देखने का नजरिया चेंज होता रहेगा। फिर वही कॉग्निटिव कंपोनेंट आएगा, वर फिर वही नॉलेज बेस जो है प्रायोरिटीज वाला, सेटिस्फेक्शन कैसे कर रहा है, और अदर नॉलेज बेस बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा कोई पर्सन जो साधु है, इंडियन साधु आपने देखे होंगे, वो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर रखते हैं, रिनंसिएशन सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? या फिर एक कहीं जगह पे टेररिस्ट जो है, उनकी ब्रेन वॉशिंग कैसे हो रही है? ये कंसेप्ट यही चालू होता है कि कॉन्शियस पार्ट में आप एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से जो जनरेट हो रही है, जो बिहेवियरल और एटीट्यूड के कंपोनेंट से फॉर्म होते हुए वैल्यू, जो आइडिया के साथ लिंक करते हुए आपको एक्सपीरियंस, वो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस किस हिसाब से आप कर रहे हो, इस हिसाब से आपके ब्रेन में रैशनल और इमोशनल कंपोनेंट कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे जनरेट हो रहा है, आप सेल्फ को किस हिसाब से आपके जनरेट कर पा रहे हो, ये सब चीजें सर्कल में घूमते रहती है। एटीट्यूड ही हमेशा, एटीट्यूड और बिहेवियर, बिहेवियर एक्शन है, एटीट्यूड हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, और वही एटीट्यूड फीडअप करता है हमारे नॉलेज सिस्टम को। हमारे पर्सपेक्टिव फिर चेंज होते रहता है, फिर हमारे आइडियाज चेंज होते रहते हैं, हमारे फिर हम उस आइडियाज को वैल्यू सिस्टम, कौन से कोर में आइडियाज है, कौन से पेरीफेरी में चले गए हैं आइडियाज, उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन कैसा है। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन भी यही है, इंटीग्रिटी जो हम स्टडी करते हैं सिविल सर्विसेज में, कि हम वैल्यूज के साथ कितने इंटीग्रेट है। को करप्शन हो रहा है, करप्शन में देख पा रहा हूं, मैं वैल्यूज के साथ, मेरे आइडियाज के साथ इंटीग्रेट हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, तो मैं करप्शन नहीं करूंगा। अगर वो पेरीफेरल में कहीं तो भी रह रहा है और मैं चेंज हो रहा हूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी मैं इंटीग्रेटेड नहीं हूं अकॉर्डिंगली जो आइडियाज है मेरे, उसके साथ स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड नहीं हूं। यही सब चीजें जो है हमें केस स्टडीज देके, इंटरव्यू पैनल, सिचुएशन रिएक्शनल टेस्ट देके, या फिर इथिक्स में केस स्टडीज देके यही चीजें बार बार टेस्ट हो रही है। तो हमें ये चीज के बारे में अवेयरनेस होना काफी जरूरी है कि कैसे हमारे एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस और सेंसेस कॉग्निटिवली चीजें करके हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे नीड सेटिस्फाई करते हैं, कैसे हमारे रैशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, इमोशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन में कैसे ये स्टोर रहता है, उसके बाद जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो यहाँ से कैसे हैंडल हो पा रहा है,
और वो होने के बाद हम हमारा सेल्फ कैसे जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ जनरेट होने के बाद जो हमें थॉट प्रोसेस आ रही है वो थॉट प्रोसेस कैसे आ रही है, थॉट प्रोसेस जनरेट होने के बाद उसमें से डॉट्स कनेक्ट करके हम आइडियाज कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वैल्यूज जब इंट्रोड्यूस हो रही है, उस वैल्यूज इंट्रोड्यूस सोसाइटी से होती है, ये भी चीज ध्यान में रखें। एक्सटर्नली चीजें जो हो रही है वो बाहर से हो रही है, जैसे सोसाइटी, सोसाइटी से जो है वो वैल्यूज मिल रही है, उसके साथ हम कितना इसीलिए सब्जेक्ट का नाम इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है। इथिक्स बोला है हमने, मोरालिटी नहीं बोला। इथिक्स सोसाइटी के साथ लिंक रहता है, इसकी गुड और बैड ऑफ टेस्ट ऑफ सोसाइटी हम बोलते हैं। तो सोसाइटी को कैटर करना है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद, तो इथिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इथिक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट का नाम इथिक्स है। इथिक्स इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेशन विद दैट सब्जेक्ट, विद दैट वैल्यूज। इथिक्स से हमने कुछ वैल्यूज निकाली और वो वैल्यूज मतलब जो आइडियाज हमारे है, हमारे पास है, उससे लिंक किया, इंटीग्रेट किया कि आदमी है, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, एक आइडिया है, वो कौन से वैल्यू पे रहना चाहिए, मैं नॉन करप्ट हूं, कोई भी सिचुएशन है मैं करप्शन नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं लोगों के प्रति उनकी सेवा भाव से काम करूंगा, मैं मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं रखूंगा, लोगों का इंटरेस्ट पहले रखूंगा। ये सब इथिक्स में, इथिक्स के वैल्यूज है। ये वैल्यूज हमने निकाल के इंटीग्रेट किया विथ आवर आइडियाज, हमने नए आइडियाज फॉर्म किए और उससे नया बिलीफ सिस्टम जनरेट हुआ। वो जो बिलीफ सिस्टम है उसमें कुछ कोर वैल्यूज है, कोर बिलीफ्स है और कुछ पेरिफेरल बिलीफ्स की आइडियाज हमने स्टडीज की और उसके हिसाब से हमने पर्सपेक्टिव जनरेट किया। पर्सपेक्टिव हमेशा एक लेंस प्रोवाइड किया, हमें एक लेंस प्रोवाइड किया टू डील अ सिचुएशन, टू डील वेरियस क्रिटिकल एस्पेक्ट, और वही हमें एटीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है और वही एटीट्यूड हमें एक्शंस लेके, एक्शंस लेने में मोटिवेट कर रहा है और वही एक्शंस लेने के बाद हमें हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट मिल रहा है। तो ये सब चीजें, लग रहा होगा आपको काफी बड़ा हो गया ये वीडियो, लेकिन ये फ्लो चार्ट आपने एक बार देख लिया, आपने एक बार स्टडी कर लिया, तो आप कोर में जाके अपने खुद को सेल्फ रियलाइज कर पाओगे, सेल्फ रेगुलेट कर पाओगे, खुद को जान पाओगे, तभी जाके ये इथिक्स का स्टडी प्रॉपर हो पाएगा, तभी इंटरेस्टिंगली आप कर पाओगे। ये सब चीजें मैंने आज पढ़ाई, ये पढ़ लिया, मतलब जनरली मैं तो समझ रहा हूं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है इसमें। तो बस आपको क्या करना है, खुद को वहां पे रखना है, जो वैल्यू सिस्टम मैंने बताया है वहां पे अलग अलग वैल्यूज आपको स्टडी करना है। इंटीग्रिटी के बारे में बोल लिया है, बिलीफ्स के बारे में हमने भी बोल लिया है। अब प्रोबिटी का ये भी एक चैप्टर आता है, तो और हम लेसन्स भी लेते हैं जो थिंकर्स है उनसे। तो ये सब चीजें यही हो रही है, फीडअप हो रही है हमारे आइडियाज को इंटीग्रेट करने के लिए, कोर बिलीफ्स बनाने के लिए, पेरिफेरल बिलीफ बनाने के लिए, ताकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, हो जाए सोसाइटी को देखने के लिए, एटीट्यूड चेंज हो गए, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों। आप ये रिपीटेटिवली अगर देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यही आपका सिलेबस है, यही आपकी बेसिक चीजें है, यही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीजें मगअप करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेंदी हो गया है लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये चीजें जान लेनी चाहिए, अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, और कहूँगा कि जो वीडियो बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेक्स्ट के वीडियोस इन डेप्थ जाके, ताकि आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो पाए, इस हिसाब से मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।